बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे रफाल त्यारे के ऊपर। जैसा कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर बताता चला आया हूं और हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह से है कि रफाल त्यारा जो है वो बहुत ज्यादा कोई कामयाब त्यारा नहीं था। ये एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार किया गया। फ्रांस ने इसको अपने मिराज 2000 की रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार किया, लेकिन इसके शुरू के साल जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसको फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी के अंदर इंडक्शन में तकरीबन 15 साल लग गए। 1986 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाती है और इसको सर्विस के अंदर इंट्रोडक्शन जो है वो 2001 में मिलता है। तो आप कह लें कि 15 साल तक ये जहाज जो है वो तैयारी होता रहा। फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी ने इसको काफी देर बाद जाके चूज किया। फ्रांस, जिसने मिराज 2013 बहुत कामयाबी के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सेल किया था, शुरू के दिनों में इस रफाल त्यारे को सेल करने में बिल्कुल नाकाम हो गया था। फार ईस्ट के अंदर साउथ कोरिया और सिंगापुर को यह जहाज पेश किया गया, लेकिन साउथ कोरिया और सिंगापुर ने रफाल त्यारे की जगह अमेरिकन F-15 जहाज को परचेस करने का जो है वो फैसला किया। F-15 जो कि रफाल त्यारे से एक बड़ा जहाज है, हैवियर जहाज है। फिर शुरू के दिनों में रफाल त्यारे को मोरक्को और UAE को जो है वो पेश किया गया, लेकिन दोनों ने इस जहाज के बजाय F-16 को चूज करना पसंद किया। कुवैत को ये रफाल त्यारा पेश किया गया। कुवैत ने बिल्कुल ही एक अलग किस्म का जहाज परचेज कर लिया F-18E की सूरत में। ब्राजील भी एक नया त्यारा परचेज करना चाहता था। ब्राजील को भी ये रफाल त्यारे की पेशकश की गई, लेकिन उसने स्वीडन के ग्रिपन E जहाज को जो है वो अल्टीमेटली चूज किया। सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे ममालिक को भी ये रफाल त्यारा पेश किया गया, लेकिन उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून जो है वो पसंद किया। सऊदी अरेबिया ने यूरोफाइटर टाइफून का एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया, तकरीबन 70-72 जहाजों का। तो रफाल त्यारे के जो शुरू के साल थे ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जिस मुल्क को भी रफाल त्यारा ऑफर किया गया, उसने या तो इससे हैवियर जहाज जो है वो चूज कर लिया F-15 की सूरत में, या उसने इससे लाइटर जहाज F-16 की सूरत में चूज कर लिया। फिर इस जहाज को अल्जीरियन एयरफोर्स के लिए भी ऑफर किया गया। अल्जीरियन एयरफोर्स उस वक्त अपने MiG-23 जहाजों से जान छुड़ाना चाहती थी। MiG-23 जहाज बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए थे। कोल्ड वॉर इरा के ये जहाज थे जिनको अल्जीरियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती थी। फ्रांस ने अल्जीरिया को ये रफाल त्यारे पेश किए, लेकिन अल्जीरियन गवर्नमेंट का एक कानून था कि जो भी जहाज उन्होंने परचेज करना है, उस जहाज को वो अपने मुल्क के अंदर पहले टेस्ट करते थे। आई बिलीव इंडियंस भी इसी तरह से जो है वो जहाज परचेज करते हैं कि जो भी जहाज उन्होंने परचेज करना होता है, पहले वो उसको अपने मुल्क के अंदर टेस्ट करते हैं। अल्जीरिया ने फ्रांस से कहा कि आप हमें एक जहाज भेज दें, हम इसको अपने मुल्क के अंदर इवेलुएट करेंगे, अगर हमें पसंद आ गया तो हम इसको परचेज कर लेंगे। फ्रांस ने एक जहाज डिस्पैच कर दिया इवेलुएशन के लिए, लेकिन दूसरी एयर फोर्सेस की तरह अल्जीरिया की एयरफोर्स ने भी रफाल को रिजेक्ट कर दिया। शुरू के दिनों में जो ममालिक रफाल को रिजेक्ट कर रहे थे, वो रफाल की जगह F-16 जहाज को ज्यादा प्रेफर करते थे। बहुत कम ऐसे ममालिक थे जो रफाल से ज्यादा हैवियर जहाज परचेज करते थे। मसलन मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया और सिंगापुर दो ऐसे ममालिक थे जिन्होंने रफाल को रिजेक्ट किया और रफाल से एक हैवी जहाज जो है वो परचेज कर लिया। F-15 परचेज कर लिया था उन्होंने। अल्जीरिया ने भी बिल्कुल इसी तरह से रफाल को रिजेक्ट किया और रशिया का Su-30 जहाज परचेज कर लिया, जो कि रफाल से एक हैवियर जहाज है। इंडिया भी इसको इस्तेमाल करता है। और एक और आपको बात बता दूं कि Su-30 जहाजों का जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो इस वक्त इंडिया है। रशिया को अगर आप साइड पे कर दें तो फॉरेन मार्केट के अंदर Su-30 जहाजों का सबसे बड़ा ऑपरेटर इंडिया है, और इंडिया के बाद जो Su-30 जहाजों का सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो अल्जीरिया। अब अल्जीरिया ने ये Su-30 जहाज क्यों परचेज किया और रफाल को क्यों रिजेक्ट कर दिया? वेल, अल्जीरिया के लिए बहुत से मसाइल थे जो कि रफाल त्यारा जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता था। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि अल्जीरिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और अल्जीरिया जैसे बड़े मुल्क को कवर करने के लिए Su-30 जहाज एक आइडियल चॉइस था। रफाल की रेंज जो है वो अपने साइज के हिसाब से बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी अल्जीरिया जैसे मुल्क को कवर करने के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत थी, जैसा कि Su-30 है, जैसा कि F-15 है। F-15 तो अल्जीरिया को अवेलेबल नहीं था, इस वजह से अल्जीरिया ने ये Su-30 जहाज चूज किया। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अल्जीरिया की टेरिटरी कितनी बड़ी है। 2011 के बाद अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। इससे आपको अल्जीरिया के साइज का पता चल जाता है। अल्जीरिया को एक ऐसे जहाज की जरूरत थी जो उसकी एयर स्पेस को कवर करे, और ये कितनी एयर स्पेस बनती है, जितनी एयर स्पेस आप फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और ग्रीस को इकट्ठा कर लें तो उतनी बड़ी एक एयर स्पेस बनती है अकेले अल्जीरिया की, जिसको एक जहाज ने कवर करना था। इस वजह से उन्होंने Su-30 जैसे बड़े जहाज को चूज किया जो कि ज्यादा लोड उठा के लेके जा सकता था, ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकता था और ज्यादा एरिया कवर कर सकता था। फिर उसके बाद अल्जीरिया को एक ऐसा
जहाज चाहिए था जो ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो फराहम कर सके। इसके लिए इस Su-30 जहाज का जो रडार था N011M बार्स, वो इस रफाल के RPE-2 रडार के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा बड़ा था। टेक्नोलॉजिकली भी आप कह सकते हैं कि वो एक पीसा रडार था, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब रफाल के अंदर ईसा रडार जो था वो नहीं शामिल किया गया था। और इस रशियन रडार की जो रेंज थी वो भी रफाल त्यारे के रडार की रेंज से काफी ज्यादा थी। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन थी कि अल्जीरिया ने Su-30 जहाज जो है वो उस वक्त चूज किया था। उसके बाद रफाल की एक बहुत बड़ी वीकनेस उसका इंजन था। M88 इंजन जो कि रफाल के अंदर लगाया गया था, उसकी थ्रस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स थी। और ये M88 जो है ये एक बेसिकली वीक इंजन तस्वर किया जाता था जो रफाल जैसे जहाज को बहुत कम थ्रस्ट वेट रेशो प्रोवाइड करता था। जबकि दूसरी तरफ जो रशियन Su-30 जहाज थे उनके अंदर जो इंजन लगे हुए थे वो बड़े जबरदस्त थे। वो Su-30 जहाज को बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से Su-30 जहाज बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा सकता था, बहुत ज्यादा स्पीड जो है वो पकड़ सकता था। किसी भी थ्रेट को Su-30 जहाज अपने पावरफुल इंजन के जरिए से बहुत जल्दी जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता था। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन थी रफाल के रिजेक्शन की। लेकिन एक और बहुत बड़ी रीजन थी कि अल्जीरियन एयरफोर्स इससे पहले भी रशियन जहाज इस्तेमाल करती रही थी और उनके पास जो मिसाइल्स वगैरह थे वो Su-30 के साथ ज्यादा कंपेटेबल थे। रफाल त्यारा परचेज करने की सूरत में अल्जीरिया को बिल्कुल नए किस्म के मिसाइल्स, नए किस्म के वेपन्स जो है वो परचेज करने पड़ने थे। इस वजह से Su-30 एक कॉस्ट सेविंग सोल्यूशन भी था कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटीज जो है उनको चेंज नहीं करना पड़ना था। रशियन इक्विपमेंट यूज हो रहा था पहले भी, Su-30 की सूरत में भी उनको एक रशियन इक्विपमेंट ही मिलना था। वेपन्स इन्वेंट्री जो उस वक्त अल्जीरिया के पास मौजूद थी वो इस Su-30 जहाज के ऊपर इस्तेमाल हो सकती थी। फिर एक और सबसे बड़ी बात कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनका एतबार कोई नहीं करता। उस वक्त अल्जीरिया के हमसाये लीबिया के अंदर फ्रांस ने एक ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया हुआ था। और एक मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि रफाल तैयारी की सेल के अंदर लीबिया के ऊपर इन्वेजन ने बहुत बड़ा जो है वो काम किया था। लीबिया की कोई एयरफोर्स इतनी जबरदस्त थी नहीं। फ्रांस ने अपने रफाल तैयारे को लीबिया भेज के उसके ऊपर बमबारी कर करके इस रफाल तैयारे की जो रेपुटेशन है उसको बेहतर बनाया और इसके ऊपर एक टैग लगवा दिया कि ये जी एक कॉम्बैट प्रूवन जहाज है। जी कॉम्बैट इस रफाल तैयारे ने कहाँ पे की है? ये इसने कॉम्बैट जो है वो लीबिया के अंदर की है। अब लीबिया की क्या एयरफोर्स होगी जिसके अगेंस्ट इसने जो है वो कॉम्बैट में हिस्सा लिया था? ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये किसी गरीब को मारना शुरू कर देंगी और उसके बाद अपनी बल्ले बल्ले करवा लेंगी। वो एक इंग्लिश मूवी थी वैग द डॉग, बस आप वो देख लें, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर ये जो फ्रेंची है ना, इनका एक बहुत बड़ा इशू है और इशू ये है कि ये अपने वेपन की जो इंफॉर्मेशन है ना खुद ही लीक कर देते हैं। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इराक के पास ये मिराज F1 जहाज मौजूद थे। बहुत देर से इराकी एयरफोर्स जो है वो ये F1 जहाजों को इस्तेमाल करती चली आ रही थी। 1977 में उन्होंने सबसे पहले इस मिराज F1 जहाज का ऑर्डर प्लेस किया था इन फ्रेंचियों को। तो जब 1991 के अंदर ये पहली गल्फ वॉर हुई ना, तो उस वक्त अमेरिकन और ब्रिटेन ने ये फ्रेंचियों से पूछा कि आप हमें ये मिराज F1 जहाज के बारे में बताएं, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस के बारे में बताएं। फ्रेंचियों ने उनको बता दिया और इराक के जितने भी ये मिराज F1 जहाज थे उनका सारा डाटा उन्होंने लीक कर दिया। फिर आपको याद होगा कि फॉकलैंड के अंदर जब जंग चल रही थी तो उस वक्त अर्जेंटीना ने एक एग्जॉस्टेड मिसाइल मार के ब्रिटेन का एक जहाज HMS शेफील्ड शील्ड जो था उसको सिंक कर दिया था। जब अर्जेंटीना ने ये इंग्लैंड का ये जहाज सिंक किया, उस वक्त ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी उसका नाम था मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ने जहाज पकड़ा और वो सीधी फ्रांस चली गई और उस वक्त फ्रांस का सदर होता था मित्रा, उसके सर के ऊपर जाके बैठ गई और उसने उसको कहा कि मुझे बता ये एग्जॉस्टेड मिसाइल जो है ये किस तरह से काम करता है और अगर रॉयल नेवी ने इस एग्जॉस्टेड मिसाइल को इवेड करना है तो रॉयल नेवी किस तरह से इस एग्जॉस्टेड मिसाइल को इवेड कर सकती है। फ्रांस ने उस वक्त इंग्लैंड को बता दिया कि ये एग्जॉस्टेड मिसाइल की स्ट्रेंथ्स हैं, ये इस एग्जॉस्टेड मिसाइल्स की वीकनेसेस हैं, आप इस तरह से जो है वो इस मिसाइल को इवेड कर सकते हैं। तो ये भी एक फ्रेंचियों के अंदर बड़ी पुरानी और बड़ी गलत बात है कि पहले वो असला सेल कर लेते हैं, फिर जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो अपने ही असले की जो वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स हैं वो दुनिया को बता देते हैं। गल्फ वॉर के अंदर इराक को जो उन्होंने अपने मिराज F1 जहाज सेल किए थे उसकी इंफॉर्मेशन अमेरिका को दी। फॉकलैंड जंग के अंदर अपने एग्जॉस्टेड मिसाइल की जो इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने ब्रिटेन को दे दी। तो अल्जीरिया किस तरह से इन फ्रेंचियों के ऊपर जो है वो एतबार कर सकता था? अल्जीरिया ने Su-30 जहाज परचेज कर लिया। Su-30 जहाज के मुकाबले में रफाल को एक एडवांटेज हासिल था। रफाल एक छोटा जहाज था, Su-30 जो था वो एक बड़ा जहाज था। Su-30 के ऊपर जो फ्यूल कॉस्ट थी वो ज्यादा आती थी, Su-30 के ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो ज्यादा आती थी। लेकिन कॉस्ट के इस फैक्टर को भी Su-30 ने किस तरह से कवर किया कि रफाल की जो एक्विजिशन कॉस्ट थी ना वो Su-30 से ज्यादा थी। यानी कि फ्रांस जो है वो रफाल त्यारा महंगा सेल करते थे और रशिया उस वक्त Su-30 जहाज सस्ता सेल करता था। तो इस तरह से जो कॉस्ट का फैक्टर था ना वो रशिया ने इस तरह से सॉल्व कर लिया। फिर अल्जीरिया ने ये जो Su-30 जहाज परचेज किए थे ये सारे का सारा जहाज Su-30 MKI के ऊपर बेस था जो रशिया
रशियन ने इंडिया को सेल किए थे और उस वक्त ये रशिया के सबसे बेहतरीन जहाज थे जो रशिया ने एक्सपोर्ट मार्केट में रखे थे। Su-30 MKA जहाज को परचेज करने के बाद अल्जेरियंस जो थे वो उस एरिया के अंदर आप कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन फाइटर जेट पोजेस करने वाले कंट्री बन गया। और जिस तरह इन वेस्टर्न कंट्रीज ने लिबिया का हाल किया था, किसी वेस्टर्न कंट्री को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो अल्जीरिया के ऊपर इस तरह से जाके जो है वो चढ़ाई कर दे। फिर ये Su-30 जहाज जो है इसके साथ ये KH-31 मिसाइल्स भी आते थे जो कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल जो है वो भी लग सकते थे जिनको इस्तेमाल करके अल्जीरिया जो है वो अपने समंदरों की भी हिफाजत कर सकता था। फिर एयर टू एयर मिसाइलों के अंदर उस वक्त रफाल के पास सिर्फ ये माइका मिसाइल थे जिनकी रेंज जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। उस वक्त रफाल के पास ये मीटियोर मिसाइल जो थे वो इंटीग्रेट नहीं हुए थे, बल्कि रफाल के ऊपर तो ये जो मीटियोर मिसाइल है ये 2021 के अंदर जाके तो इंटीग्रेट हुए हैं। तो माइका मिसाइलों की कोई इतनी ज्यादा जबरदस्त रेंज नहीं थी कि जिसकी वजह से रफाल तैयारों को परचेज किया जा सके। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन थी कि अल्जीरिया ने ये रफाल तैयारे परचेज नहीं किए थे। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्जीरिया के पास तकरीबन 70 के करीब ये Su-30 जहाज मौजूद है और ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इतना जबरदस्त जहाज जो है वो किसी भी कंट्री के पास नहीं था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जिन कंट्रीज के पास अच्छे जहाज थे उनमें अल्जीरिया शामिल था। ठीक है, मोरक्को के पास भी बड़े जबरदस्त F-16 जहाज थे, लेकिन अपनी जरूरत के मुताबिक अल्जीरिया ने ये जहाज परचेज किए थे और उसकी एयरफोर्स को ये बड़े अच्छे तरीके से सर्व करते थे। रफाल को जो सबसे पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला ना वो 2014 के एंड पे जाके मिला था, नवंबर 2014 में। और रफाल उस वक्त जाके क्यों कामयाब हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक रफाल के अंदर बहुत सी चेंजेस जो है वो कर ली गई थी। 2014 के एंड तक रफाल के अंदर AESA रडार जो है वो लगा दिया गया था और AESA रडार जो है वो एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था। फिर सबसे पहले इसको आई बिलीव इजिप्ट ने परचेज किया, फिर इंडिया ने परचेज किया और फिर आज रफाल जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल जहाज बन चुका हुआ है। फिर AESA रडार के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में इस जहाज के साथ मीटियोर का लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट किया गया। ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट जो है वो बन गया इस रफाल जहाज का। फिर इसके अंदर उन्होंने नए एवियोनिक्स, नए सेंसर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए और फिर हमने इस रफाल तैयारे की एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर सक्सेस देखी। इजिप्ट ने इसको परचेज किया, कतर ने परचेज किया, इंडिया ने परचेज किया, लेकिन ये इतना ज्यादा महंगा जहाज हो चुका हुआ था कि जो भी कंट्री इसको परचेज करना चाहती थी ज्यादा बड़े नंबर के अंदर, वो उसको जो है वो समझ नहीं आती थी। इंडिया ने शुरू में 126 के करीब रफाल तैयारे परचेज करने का प्लान बनाया हुआ था, वो उनका एक MMRCA प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ये इतना महंगा जहाज था कि इंडिया ने सिर्फ 36 की तादाद में इसको परचेज किया और उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने Su-30 MKI के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं और कुछ हम जो है अपने MiG-29 के अंदर इन्वेस्ट करके उसको UPG के ऊपर जो है वो ले जाते हैं। MiG-29 का जो है वो उन्होंने अपग्रेड आप कह लेंगे करवा लिया। फ्रांस ने मराकश को भी ये रफाल तैयारे ऑफर किए थे। मोरक्को ने उस वक्त F-16 जहाज परचेज करने का फैसला किया। मराकश ने भी ये रफाल तैयारों को रिजेक्ट कर दिया था। तो शुरू के अंदर रफाल तैयारे को बिल्कुल भी दुनिया के अंदर सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर जिस तरह से फ्रेंचियों ने इस जहाज को डेवलप किया, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की, फिर ये रफाल तैयारा एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गया। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो रफाल तैयारों के ऊपर, रफाल की कहानी के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।